कायरा साहब, ये जो नुक्ता है मुस्तफा साहब का, ये बहुत सारे लोग इसको रेज कर रहे हैं। अब आज जो साजी हुई है बड़ी स्वीपिंग किस्म की हुई है, बल्कि कुछ लोग तो शायद ये भी कह रहे हैं कि ये जो 26वीं तरमीम है उससे भी ज़्यादा फार रीचिंग किस्म की चीज़ें इसमें आ गई हैं। देखिए, ये अभी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मैं सुन रहा था, जो उनका मौक़िफ़ है वो यानी आर्मी चीफ के एक्सटेंशन पे वो ये कह रहे हैं कि जी हम अभी को मौक़िफ़ नहीं देंगे, लेकिन ये कानून साजी ऐसे होनी नहीं चाहिए थी। तो इससे पहले कि मैं सब्सटेंस पे आऊँ कि एक्चुअली वो 5 साल की मुदत होनी चाहिए थी या 34 सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, जिस तरीके से ये कानून साजी हुई है इसमें आपकी जमात भी शामिल थी, क्या ये बेहतर ना होता कि बाकायदा डिबेट होती, बहस होती, तमाम तर मौक़िफ़ लोगों के एक्सप्लेनेशन सामने आती, लॉजिक आर्ग्यूमेंट सामने आता, और फिर नंबर्स तो हैं गवर्नमेंट के पास, फिर वो कर लेते। व्हाई द रश? साहब, मेरा मसला ये है कि मैं पार्लिमानी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ उस वक्त, लिहाजा वहाँ पे पार्लिमानी पार्टी के अंदर क्या डिबेट हुई, इसकी क्या लॉजिक दी गई, ये मेरे इल्म में नहीं है। लिहाजा इसके ऊपर कोई पार्टी की तरफ से राय देना मेरे लिए खासा मुश्किल होगा, इसलिए कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन होगी, दी गई होगी, हुकूमत की तरफ से दी गई होगी। लेकिन आप एज एन ऑब्जर्वर जब आप देखते हैं तो आपको भी थोड़ा सा लगता है कि इट शुड नॉट हैव बीन दिस वे। उस पर गुजारिश करता हूँ कि एज ए ऑब्जर्वर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वहाँ अंदर क्या लॉजिक दी गई है। 34 जजेस की तादाद कर देना मेरे लिए चंबे की बात है, यकीनन, कि वाई 34 यानी एग्जैक्ट डबल कर देना, लेकिन उसकी कोई लॉजिक होगी तो क्या है मुझे नहीं पता। लिहाजा मैं अपनी इनेबिलिटी साबित कर रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि लॉजिक नहीं है, लेकिन मेरे लिए भी हैरानगी है, क्योंकि अगर बेंच बनना है तो 17 जजेस के बाद 17 जजेस का एक और बेंच बनना है, या एक हाईएस्ट एक काम और भी है, लॉजिक एक शायद ये भी हो कि हम अक्सर अपनी पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए एडहॉक जजेस रखते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 जजेस भी एडहॉक सुप्रीम कोर्ट में रखे गए, लेकिन एडहॉक जजेस को एक टाइम के लिए रखा जाता है, और कई दफ़ा ये भी होता है कि 17 जजेस पूरे नहीं होते और कई साल गुजर जाते हैं। तो एक अपर लिमिट रख दी गई है कि किसी वक्त जरूरत हो तो ये कर लिया जाए, लेकिन मेरे पास इसकी कोई जस्टिफिकेशन है नहीं। मैं कह रहा था, अगर सिर्फ यहाँ पे ये ऐड कर दूं, जो आप बात कर रहे हैं अभी, मुस्तफा साहब भी यही बात कर रहे हैं, हम भी ढूंढते फिर रहे हैं ये जो कि भी क्यों, वाई, और हम भी यानी कभी किसी को सुनते हैं टेलीविजन पे, कोई एक वजीर कुछ कह रहा है, कोई और कुछ कह रहा है, यानी एवरीबडी इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये क्यों हुआ। और पॉइंट वही है कि हो सकता है अगर प्रॉपर डिबेट होती, प्रॉपर लॉजिक आता, तो ये शायद कन्विंसिंग बात होगी कि अच्छा आप 34 कर रहे हैं तो ये वजह है और जेन्युइन वजह है, या अगर आप किसी की मुद्दत, जो उनकी मुद्दत मुलाजमत है, उसको 5 साल कर रहे हैं तो कोई लॉजिक है। लेकिन जब वो चीज़ सामने आई नहीं और बहस हुई नहीं, तो फिर यू एंड मुस्तफा साहब एंड ऑल दी अदर्स, वी आर ऑल फोर्स्ड टू स्पेकुलेट। तो ये शायद नुक्ता है जो शायद गवर्नमेंट और आपकी जमात को मे भी जरा सोचना चाहिए था। देखिए, मैं एक तो गुजारिश ये करूं कि जहां तक ताल्लुक ये है कि एक आइडियल डिबेट होनी चाहिए, असेंबली में बिल ले हो, वहां उसकी डिबेट हो, फिर ये कमेटीज में जाएं, कमेटीज से वापस आए, फिर सेनेट में जाएं, सेनेट या किसी हाउस में भी जाएं तो दूसरे हाउस में प्रेजेंट हो पास होने के बाद, फिर वहां की कमेटी में डिबेट हो। ये एक आइडियल पोजीशन है, ऐसा होना चाहिए। हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ पे अभी ग्रोइंग डेमोक्रेसी है, वहाँ पे कुछ चीज़ें रियल अर्जेंसी होती है और कुछ चीज़ें हुकूमतें हालात के तहत कर रही होती हैं। वो हालात अब सारे बयान करना बाज़ औक़ात मुमकिन नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। हमारे यहाँ ये लेजिस्लेशन में ये बड़ा अमल रहा। सवाल ये है कि क्या ये दुरुस्त मुनासिब है? हाँ, मुनासिब के हद तक तो मैं कह सकता हूँ कि ये आसान कदम नहीं है। आसान कदम ये कि फुली डिबेट हो, लेकिन हमारे मुल्क की बहुत सारी लेजिस्लेशन, बहुत सारी वो होती है जिसपे इन डेप्थ डिस्कशन नहीं होती, और यही डेमोक्रेसी का एक या खराबी जो बनती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर, वो यही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिस हमारे यहाँ भी है, हिंदुस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, और कई मुल्कों में है कि बाज़ औक़ात हुकूमत हेस्ट में लेजिस्लेशन कर लेती है। जहां तक इसकी लीगल वैल्यू का ताल्लुक है, लीगलिटी ये है कि हुकूमतें जो प्रोसेस है किया हुआ, उसको अगर बाईपास करना चाहती हो, यानी इमरजेंसी हो, मजबूरी हो, तो उसकी रीजन देख के
आप रूल सस्पेंड करके उसको कर सकते थे, प्रोसेस है उसको बाईपास कर देते। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये आसन याद एक छोटी सी, ये आसन कदम ना होते हुए भी लीगल है। तो मेरे ख्याल में मैं क्योंकि कश्मीर में हूँ, मुझे नहीं पता कि, और पार्लियामेंट पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, ठीक, लेकिन मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या। हाँ, ये लीगल तो है, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है मुस्तफा साहब, अब देखिए ना, ये हमने ये अग्री कर लिया कि ये इस तरीके से इसको बुलडोज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये जो लेजिस्लेशन हुई है आज। अब वो जो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या हो सकते हैं? उसकी जो पॉजिटिव साइड है वो तो गवर्नमेंट हमें बता रही है कि जी पेंडेंसी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। कहा जा रहा है कि जी जो चीफ्स की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें अगर हर 2 साल बाद एक स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है तो वो कंटिन्यूटी से थोड़ा ठहराव आ जाएगा। कायरा साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मुस्तफा साहब से पहले एक छोटी सी जी, ये बात दुरुस्त है कि इस पे खुली डिबेट होने के बाद आए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब जरा इसकी हाइंडसाइट देख ले, अगर डिबेट भी होती और हुकूमत और अपोजिशन ने डिटरमिन किया हुआ है, एग्रीड है कि जी हमने ये फैसला करना है, तो ये बिल तो पास होना ही था इस तरह। हाँ, अगर हमारे यहाँ इसकी डिफरेंट रवायत होती तो और बात है जी, लेकिन मैं इस बात से प्रिंसिपली एग्रीड हूँ कि इसके ऊपर खुली डिबेट होनी चाहिए, ताकि मीडिया में। और ये आपने अच्छी बात की कायरा साहब, आपने अच्छी बात की। मुस्तफा साहब आई थिंक आप भी अप्रिशिएट करेंगे, कायरा साहब एक्चुअली सही कह रहे हैं, होनी चाहिए डिबेट, जितनी डिबेट होगी तो ट्रांसपेरेंसी होगी। लेकिन मुस्तफा साहब, अब उसकी जो डाउन पॉजिटिव साइड तो हमने सुन ली गवर्नमेंट से, सो इसमें अगर इसी लॉजिक को मैं आगे लेके चलूँ कायरा साहब के, ये बात तो ठीक है कि वो हक तलफी होगी, लेकिन ये कि अब अगर वो उन्होंने लीगली कह दिया है कि 5 साल आपका टेन्योर है, तो अब दैट मीन्स कि फिर वो उसका जो एक इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो भी आएगा वो 5 साल के लिए आ रहा है और मैंडेटेड है। एक तो वो है, लेकिन कह रहा साहब दूसरी तरफ जो इसका ये जो सारी रिफॉर्म्स हुई हैं उसमें जो एक ये तासुर आ रहा है कि ये जो एग्जीक्यूटिव है जो वो अपनी जगह को जो है वो दूसरों पे इंक्रोच कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा इस पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रहा है। जब आप ये देखते हैं कि एक इस तरह की लेजिस्लेशन हो रही है जिससे सुप्रीम कोर्ट और जो आर्म फोर्सेस की लीडरशिप है, दोनों के ऊपर एक बड़ा डीप इंपैक्ट आ रहा है, इज दिस थॉट थ्रू इनफ कायरा साहब कि ये एक वन टाइम चीज तो नहीं है, ये तो एक इतना बड़ा चेंज आ रहा है कि इसको रिवर्स करना इतना आसान नहीं होगा। एज अ डेमोक्रेट, एज अ फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन, एज अ पॉलिटिशियन, आप कंफर्टेबल हैं ये जो इतनी बड़ी लेजिस्लेशन हुई है आज उससे? बात मैंने पहले भी गुजारिश की ना, मैं इत्तेफाक से इस वक्त कश्मीर में हूँ, एक फंक्शन के सिलसिले में आया हुआ, और मैं पार्लियामानी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन मुझे बैकग्राउंड का नहीं पता। मैंने अपनी राय आपको पहले दे दी कि मैं पहले एक्सटेंशन के हक में नहीं था। दूसरा, ये 5 साल का टर्नओवर क्या, इसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक होती तो मैं उसके फॉर एंड अगेंस्ट किसी बात कर सकता, मेरे पास नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो जजेस की तादाद 34 की गई है, यकीनन ये एकदम इतनी बड़ी तादाद बढ़ा देना, इसकी आखिर क्या रीजन है? हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो बना नहीं रहे, एक बेंच बनाना है। अब वो बेंच क्या 17 रुकनी होगा या क्या 34 हायर साइड रख दी गई है और उसमें इतनी बड़ी तादाद नहीं रखी जाएगी? मुस्तफा साहब ने दुरुस्त फरमाया कि कल जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उससे ये वाज़ेह होंगी। लेकिन एक चीज जरूर गुजारिश करूँ, ये जो तासर लिया जा रहा है ना कि जुडिशल कमीशन के जरिए, क्योंकि ये सारी अपॉइंटमेंट्स वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो या हाई कोर्ट के अंदर, ये जुडिशल कमीशन के जरिए होनी है। और जुडिशल कमीशन की जो कंपोजिशन है, अगर हम उसको देखते हैं तो जनरल तासर है कि हुकूमत उसमें मेजॉरिटी रखती है और हुकूमत अपनी मर्जी के फैसले उसमें कर पाए। मुझे हैरान किया कि ये अजम्पशन किस बुनियाद पर रखी जा रही है? क्या कंपोजिशन है? चीफ जस्टिस होंगे जो जज हैं, 3 उनके साथ सीनियर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद उनके साथ जो जब हाई कोर्ट की एलिवेशन का वक्त आएगा तो वहां से 2 जजेस आएंगे, इसी तरह उनके साथ अपोजिशन के 2 मेंबर्स होंगे, और उनके साथ जुडिशल कमीशन जो जुडिशल बेंच बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो हेड होंगे वो भी जज होंगे। तो ये कोई 7 अफराद तो वो होंगे जो कि जजेस या अपोजिशन से ताल्लुक, जी बिल्कुल, 13 में से कोई बनते हैं। कौन से होंगे जो हुकूमत की तरफ होंगे?
दूसरों को तो हम कह सकते हैं कि वो हुकूमत की मेजॉरिटी होगी या ये होगी, वो कौन सी मेजॉरिटी होगी जो हुकूमत की होगी, जरा वजाहत तो फरमा दीजिए। अगर हम पहले ही जजेस को कह रहे हैं कि फलां जज तो हुकूमत के साथ है और फलां अपोजिशन के साथ होगा, तो फिर जितने भी जजेस आज तक अपॉइंट हुए उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर भले वो जुडिशरी के जरिए हुए या कल जो उससे पहले एग्जेक्टिव के जरिए होते रहे, उनके ऊपर ये सवाल उठते रहे और उठेंगे। और ये डायनामिक्स हैं, ये बहुत सारी डायनामिक्स हैं। 7 बंदे एक तरफ हैं, तो क्या जुडिशियल कमीशन जो है वो कोई 16-18 रुक नहीं रहे? इसीलिए इसके जो मेजॉरिटी तो नहीं, इसके जो डायनामिक्स हैं उसमें ये बड़ा क्लियर होगा कि जो जजेस हैं वो क्या एक यूनाइटेड फ्रंट रखते हैं या उनमें डिवीजन आती है। अगर जजेस में डिवीजन आती है तो बात है फिर हुकूमत का पलड़ा भारी हो जाएगा। बाद एक मिनट, अगर जजेस में डिवीजन आती है तो क्या वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तकसीम होगी या वो नेचुरल होगी? अगर वहां डिवीजन आती है तो फिर क्या किया जाए? क्या हुकूमत उसको कोई यूनिफॉर्मिटी लेके आए उसमें, तो ऐसा पुलिया लाए कि सारे जजेस एक तरफ खड़े हो जाएं? और अगर जजेस समझते हैं तो आपके इल्म में है तो अटॉर्नी जनरल बहुत दफा ऐसा हुआ कि अटॉर्नी जनरल हुकूमत के लगाए होते हैं, लेकिन कई पॉइंट्स पर वो खड़े हो गए, बड़े नामी। बिल्कुल, ये जो तमाम डायनामिक्स हैं वो अपना ये कल बहुत हद तक